नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। व्यापक व्यवधान के बाद वैश्विक तकनीकी आउटेज की स्थिति में सुधार। प्रौद्योगिकी के कारण भविष्य में होने वाले ब्लैकआउट से बचने पर होगा फोकस। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने की आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत। कहा, सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की अहम भूमिका। बांग्लादेश में देशव्यापी कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। आरक्षण के खिलाफ हिंसा में अब तक 105 की मौत, 405 भारतीय छात्र स्वदेश लौटे। गृह मंत्री अमित शाह आज रांची में करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव का शंखनाद। पार्टी के 26,000 कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। ज्ञानवापी तहखाने समेत श्रृंगार गौरी केस में अहम सुनवाई आज। जिला जज बंद तहखानों के सर्वे पर सुनेंगे दलील। महिला वादिनी केस होगा शेड्यूल। खेल की खबरों में भारत ने महिला T20 एशिया कप में जीत के साथ किया आगाज। पहले मुकाबले चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को दी 7 विकेट से शिकस्त। मैच में 3 विकेट लेने वाली दीप्ति शर्मा बनी प्लेयर ऑफ द मैच। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं सुरक्षा सॉफ्टवेयर अपडेट में एक गलती के कारण घंटों तक वैश्विक कंप्यूटर सिस्टम ठप रहने के बाद एयरलाइन से लेकर स्वास्थ्य सेवा, शिपिंग और वित्त तक की सेवाएं की स्थिति में सुधार हो रहा है। वहीं आउटेज का समाधान होने के बाद कंपनियां अपने विलंबित हुए और रद्द की गई उड़ानों और चिकित्सा नियुक्तियों, छूटे हुए ऑर्डर और अन्य ऐसे कई मुद्दों के बैकलॉग को पूरा करने में अब जुट गई है, जिसे वापस पटरी पर लाने के लिए कई दिन लग सकते हैं। दुनिया भर में हुए ऐसे आउटेज ने एक सवाल खड़ा कर दिया है कि भविष्य में सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाली टेक्नोलॉजी से होने वाले ब्लैकआउट से कैसे बचा जाए। साथ ही क्या ऐसी आपातकालीन सेवाओं का किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर आश्रित रहना कितना सही है। फिलहाल दुनिया भर का फोकस इसके समाधान पर है। आउटेज के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वह प्रभावित ट्रैफिक को वैकल्पिक सिस्टम पर रीरूट करने पर काम कर रहा है ताकि आउटेज के प्रभाव को और अधिक तेजी से कम किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन और CEO सत्या नडेला ने सोशल मीडिया मंच X पर पोस्ट करके बताया कि क्राउड स्ट्राइक के एक अपडेट की वजह से वैश्विक स्तर पर IT सिस्टम प्रभावित हुआ है। ग्राहकों के तकनीक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए क्राउड स्ट्राइक के साथ मिलकर काम किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने आतंकवाद को आर्थिक सहायता समेत हर प्रकार के समर्थन पर रोक लगाने की वकालत की है। UNSC में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारतीय राजदूत R रविंद्र प्रभारी DFR और DPR ने सुरक्षा से संबंधित चुनौतियों से निपटने में क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय संगठन की भूमिका को अहम बताया है। साथ ही उन्होंने आपसी विश्वास के सुदृढ़ीकरण पर भी जोर दिया है। India has also consistently advocated respect for sovereignty and territorial integrity for connectivity and infrastructure projects. Recognizing the centrality of Central Asia to SCO, India has prioritized interests and aspirations of Central Asia. India accords high priority to the consolidation of trust in the security domain within SCO, as well as strengthening of ties with SCO partners on the basis of equality, respect, and mutual understanding. Excellencies, when we talk about international peace and security, you will agree that terrorism constitutes one of the most serious threats. We must therefore shun double standards in our fight against terrorism. Certain countries are using terrorism as an instrument of state policy. Such an approach has the potential to affect cooperation in multilateral platforms, including at the SCO. बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण के खिलाफ छात्रों के हिंसक प्रदर्शन के बीच कल पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी करने और राजधानी में सभी सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के बाद सत्तारूढ़ अवामी लीग के महासचिव ओबिदुल कादर ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। कई दिनों से चल रहे घातक झड़पों के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शेख हसीना सरकार के सैन्य बलों की तैनाती का आदेश दे दिया गया है।
छात्र प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हुई झड़प में अब तक 105 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें 52 मौतें केवल राजधानी ढाका में कल हुई हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है और आंसू गैस के गोले भी दागे हैं। देश में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद हैं। कई दिनों से जारी हिंसा को रोकने में पुलिस के विफल रहने के बाद सेना को तैनात करना पड़ा है। 8,000 छात्रों समेत करीब 15,000 भारतीय बांग्लादेश में हैं। सभी सुरक्षित हैं। अब तक 405 छात्र स्वदेश लौट आए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज एक दिन के रांची दौरे पर रहेंगे। अमित शाह इस दौरान राज्य की विस्तारित भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे और पार्टी के राज्य कोर ग्रुप की बैठक में भी भाग लेंगे। इस दौरान उनका पार्टी कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करने का कार्यक्रम है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया है कि अमित शाह हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ साथ एनडीए के चुनावों में प्रदर्शन की समीक्षा भी करेंगे। झारखंड में इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ज्ञानवापी प्रकरण को लेकर सुनवाई जारी है। जिला जज संजीव पांडे 5 वादिनी महिलाओं के केस में समेकित हुए 7 मुकदमे समेत 8 याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे। इसमें श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले के मूल वार्ड में जिला जज की अदालत में श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर सुनवाई भी शामिल है। वादी पक्ष के वकील की तरफ से न्यायालय से दक्षिणी तहखाने में चल रही पूजा पाठ के स्थान के जर्जर छत की मरम्मत के साथ ही अन्य स्थानों की मरम्मत की अनुमति भी मांगी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की तरफ से भी इस याचिका में कहा गया है कि पुजारी की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द निर्णय किया जाए, क्योंकि तहखाने के ऊपरी हिस्से और बीम की मरम्मत कराई जाए ताकि कोई अनहोनी ना हो सके। इस दौरान मुस्लिम पक्ष के प्रवेश को छत पर रोकने की भी मांग की गई है। परिसर के हिस्से में आने वाले और तहखाने के सर्वे की भी मांग की गई है। इस पर भी आज सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में आज 36.5 करोड़ पौधे रोपने का रिकॉर्ड बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में अयोध्या रोड पर कुकरेल नदी तट पर स्थित सौमित्र वन में पौधारोपण करेंगे। इस मौके पर वन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना भी मौजूद रहेंगे। पौधारोपण जन अभियान 2024 के तहत इस बार एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अभियान के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे कि पौधे सुरक्षित रहें और रोपण स्थलों की जियो टैगिंग भी की जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य के लोग चल रहे वन महोत्सव के बीच वृक्षारोपण के इस पवित्र अभियान का हिस्सा बनकर पर्यावरणीय चुनौती का सामना करने के लिए आगे आएंगे। बात मानसून की कर लेते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पिछले कई घंटों में हुई बारिश से सौराष्ट्र के पोरबंदर और जूनागढ़ जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। वहीं कच्छ के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए वडोदरा, नर्मदा, कच्छ, राजकोट, वलसाड, द्वारका, जूनागढ़, भावनगर, अमरेली, सूरत, गिर सोमनाथ में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। भारी बारिश के पूर्वानुमान के कारण सिस्टम अलर्ट मोड पर है। किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि या दुर्घटना को रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। उत्तर प्रदेश में चल रहे मानसून की बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कहीं धीमी तो कहीं तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के मुताबिक लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, जौनपुर, गोरखपुर, देवरिया, बरेली, झांसी समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। विश्व धरोहर समिति के आगामी 46वें सत्र को लेकर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पत्रकारों के साथ औपचारिक बातचीत की, जिसमें उन्होंने 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक होने वाले विश्व धरोहर समिति की बैठक के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी साझा की। भारत पहली बार यूनेस्को विश्व धरोहर सम्मेलन के 46वें सत्र की मेजबानी कर रहा है। देश अतिथियों के स्वागत के लिए तैयार है। इस बैठक के माध्यम से भारत को एक बार जहां अपनी विरासत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का अवसर मिलेगा,
दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में जुड़े रह, देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। भारत मंडपम एक बार फिर G20 की तरह जगमगा उठेगा। यहाँ 21 जुलाई से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में यूनेस्को की महानिदेशक मैडम एड्रेस और यूनेस्को विश्व धरोहर सचिवालय की वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न देशों के सांस्कृतिक मंत्री, राजदूत और क्षेत्र विशेषज्ञ जैसे उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। विश्व धरोहर स्थलों की पहचान, संरक्षण और प्रबंधन को लेकर इस सम्मेलन में चर्चा होगी। इस सम्मेलन में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। विश्व धरोहर समिति में यह भारत का चौथा कार्यकाल है। भारत में विश्व धरोहर सूची में 42 संपत्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें 34 संस्कृत, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित विरासत स्थल शामिल है। पिछले 10 वर्षों में 12 स्थलों को जोड़ा गया है। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से पर्यटन मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प उत्पादकों की प्रदर्शनी UPI वन वर्ल्ड, आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद की विश्व प्रसिद्ध प्राचीन परंपरा पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। साथ ही सर्वे संतु निर्मया के मंत्र के साथ अतिथि योग और ध्यान भी करेंगे। इस मेजबानी से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और सांस्कृतिक महत्व को भी बल मिलेगा। यूनेस्को के इस सम्मेलन का आयोजन भारत की धरोहर और पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जिससे भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान मिलेगी। यह आयोजन भारत के लिए गौरव का विषय है और देश की धरोहर को संरक्षित और प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। DD न्यूज के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बंद सिनेमाघरों के दोबारा संचालन के लिए राज्य सरकार ने एक नई योजना बनाई है। इस योजना के तहत सरकार राज्य में बंद सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों को पुनर्जीवित करने के लिए निवेशकों को इंसेंटिव मुहैया कराएगी। ऐसे में सिनेमाघरों के संचालन के लिए राज्य सरकार सब्सिडी या वित्तीय सहायता भी देगी। उत्तर प्रदेश में बंद सिनेमाघरों में फिर रौनक लौटेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद सिनेमाघरों के पुनर्संचालन, मल्टीप्लेक्स विहीन जिलों में मल्टीप्लेक्स निर्माण और सिंगल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण के लिए अनुदान योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में ये निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि आम जनता के मनोरंजन के प्रमुख साधनों में सिनेमा की बड़ी भूमिका है। ऐसे में सिनेमा घरों को फिर से पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन योजना लाई जानी चाहिए। प्रदेश के सिनेमा घर मालिकों ने इस फैसले का स्वागत किया है। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत फायदा होगा और गवर्नमेंट की बहुत अच्छी योजना है और निकट भविष्य में जो सिनेमा है उनको एक बूस्ट मिलेगा, ताकत मिलेगी और सिंगल स्क्रीन जो है वो आगे बढ़ेगा। वर्तमान में प्रदेश के 39 जनपदों में मल्टीप्लेक्स नहीं है, जबकि 10 जनपद ऐसे भी हैं जहां कोई एकल स्क्रीन अथवा मल्टीप्लेक्स सिनेमा भी नहीं है। सरकार के इस निर्णय से निश्चित तौर पर जहां सिंगल स्क्रीन सिनेमा मालिकों को फायदा होगा, वहीं फिल्म निर्माताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। जो खबर है ये फिल्म उद्योग के लिए बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है। वहीं ये सिंगल स्क्रीन के जो ओनर्स हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी खुशी लेकर आई है, क्योंकि आज भी फिल्मों का जो अधिकांश रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो थिएटर के थ्रू ही होता है। और वहीं पे इस नीति को प्रोत्साहन देने से जो मल्टीप्लेक्स की मोनोपोली होती जा रही है फिल्मों के क्षेत्र में, कहीं कहीं वो छोटे प्रोड्यूसर्स को एक्सप्लॉइट भी करते हैं, उस पर भी बहुत अंकुश लगेगा। सरकार के निर्णय के पश्चात सिनेमा घरों में आए दर्शकों ने इसकी सराहना की है।
उन्होंने कहा कि अगर सिंगल स्क्रीन सिनेमा रिवाइव होंगे तो आम जन को इससे फायदा होगा। मल्टीप्लेक्स की मोनोपोली को कंपटीशन मिलेगा, इसका सीधा फायदा जनता को होगा। सरकार ने जो फैसला लिया ये बेस्ट रिजल्ट है, ताकि जो गरीब लोग हैं ताकि वो भी देख सकेंगे। पब्लिक को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जो स्टूडेंट लाइफ होती है उसमें ज़्यादा पैसा होता नहीं है। तो हम महंगे कॉम्प्लेक्स में जैसे PVR हो गया या जैसे नोवेल्टी है, साहू PVR, सहारा का मॉल, उसमें जा नहीं पाते हैं। जो लो क्लास की फैमिली होती है, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, स्टूडेंट लाइफ होती है, उसमें जा पाएंगे। प्रदेश में जैसे जैसे मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल की संस्कृति तेजी से बढ़ी है, सिंगल स्क्रीन सिनेमा हाशियों पर जाते रहा है। लेकिन अब योगी सरकार के इस फैसले से निश्चित तौर पर सिंगल स्क्रीन सिनेमा को बूस्ट मिलेगा, जिसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार सृजन भी होगा। लखनऊ से हिमांशु सोनकर की रिपोर्ट, TT न्यूज के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी बजट 2024 से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए TT न्यूज के साथ। भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते जाओ। सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त हो चला है बजट से संबंधित खबरों पर नजर डालने का। सरकार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है। यही वजह है कि साल दर साल हेल्थ सेक्टर में बजट प्रावधान को बढ़ाया जा रहा है। 2023-2024 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 89,155 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। सरकार का जोर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना, डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देना और सस्ती दवाओं की पहुंच सभी तक सुनिश्चित करना है। हेल्थ सेक्टर के लोगों को आगामी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। बात चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाने की हो या फिर स्वास्थ्य से जुड़े उपकरणों के देश में ही निर्माण की, बजट के दौरान इन सब पर नजर रहेगी। पेश है DD न्यूज़ की एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करने वाली हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को भी इस बजट से खास उम्मीदें हैं। हेल्थ सेक्टर में बुनियादी सुविधा बढ़ाने की बात हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को सभी तक पहुंच बनाने की हो, सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। बीते साल नेशनल हेल्थ मिशन के बजट में 33% की बढ़ोतरी की गई थी। सरकार बजट में दवाओं और जरूरी उपकरणों के प्रोडक्शन को बढ़ाने पर जोर दे सकती है। सरकार 2018 में आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाई है, जिनको हर साल 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन देश की बहुत बड़ी आबादी अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस से वंचित है। जानकार आयुष्मान भारत योजना के तहत OPD को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स और मेडिकल डिवाइस पार्क कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए फंड और योजनाओं को स्थापित किया है। सरकार टायर 2 और टायर 3 शहरों में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने पर जोर दे रही है। इसके लिए लोग बजट सहित प्रोजेक्ट के लिए जमीन पर छूट और मेडिकल इक्विपमेंट की सब्सिडी जैसी कुछ विशेष छूट की उम्मीद सरकार से कर रहे हैं। आपको कुछ ना कुछ टैक्स बेनिफिट देने चाहिए ये छोटे अस्पतालों के अंदर, ताकि ये सस्टेन कर पाए, बिकॉज इनको लोन लेना पड़ता है अस्पतालों को चलाने के लिए और अपने आप को सस्टेन करने के लिए। जैसे आप बाकी इंडस्ट्रीज़ को इनकरेज करते हैं, जहाँ पे आप टैक्स वेव ऑफ करते हैं या कुछ आप इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं कुछ समय के लिए, तो इनको भी प्रोवाइड कीजिए ताकि ये ग्रो करें और आगे चल के ये अपना योगदान ज़्यादा दे पाए। फार्मा उद्योग के विभिन्न संगठनों ने उम्मीद जताई है कि आगामी बजट में सरकार इनोवेशन के साथ शोध एवं विकास पर ध्यान देते हुए क्षेत्र के लिए नियमों के सरलीकरण के लिए कदम उठाएगी, ताकि फार्मा उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए गति मिल सके और भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सके। डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार एम्स सहित मेडिकल कॉलेज की संख्या को बढ़ा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रही योजनाओं, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या फिर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की बात हो, इसको लेकर बजट से काफी उम्मीदें हैं। जानकार स्वास्थ्य बजट को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो एक कहा था कि 2.5% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे लगाएंगे, उस एक प्रॉमिस को फुलफिल करने की ज़रूरत है, वो उन्हें करना चाहिए। बाकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। हेल्थ बजट से तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि सरकार ज़्यादा मदद करे, लोगों की ज़्यादा हेल्थ इम्प्रूव हो, उसके लिए पैसा चाहिए। सरकार को जीडीपी का परसेंटेज जो हेल्थ पे खर्च होता है वो बढ़ाना चाहिए। सभी को सस्ती और गुणवत्ता वाली दवा मिल सके, इसके लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र खुले हैं, जहां 50 से 90% तक दवाएं सस्ती मिलती हैं। जन औषधि केंद्रों को 25,000 करने की घोषणा सरकार ने की है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले आम बजट से शिक्षा क्षेत्र को भी काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले वर्षों के दौरान शिक्षा क्षेत्र में बजट आवंटन और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के महत्व को देखते हुए इस बात की पूरी संभावना है कि बजट में इस महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए आवंटन में पर्याप्त बढ़ोतरी की जाएगी। दो 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने युवाओं के सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता जताई थी। मोदी सरकार के तीसरे टर्म के पहले आम बजट में युवाओं के लिए कई नई योजनाओं की उम्मीद की जा रही है। खास तौर पर शिक्षा क्षेत्र को उम्मीद है कि इस बार शिक्षा के लिए बजट में करीब 15% की वृद्धि की जा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्राथमिक शिक्षा में डिजिटल लर्निंग टूल को विकसित करने पर फोकस रहने की संभावना है। ग्रामीण इलाकों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ साथ स्कूली और उच्च शिक्षा में टीचर ट्रेनिंग से जुड़ी नई पहलों की घोषणा की जा सकती है। 11 जून 2014 को प्रधानमंत्री पहली बार संसद में बोलते हुए ये कहे थे, गांव के बच्चों को अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, अच्छे विद्यालय उपलब्ध नहीं है। क्या ये कमी हम पूरा नहीं कर सकते हैं? आज वो समय है कि आंगनबाड़ी के माध्यम से हम ये कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आए 4 साल हो गया, उसमें भी ये वादा था, पूरा काम नहीं हो पाया है। मुझे लगता है कि एक निदेशालय बना करके एक मुहिम के तरह इस काम को किया जा सकता है। सबसे आवश्यक है कि गांव के बच्चे की शिक्षा का ध्यान दिया जाए और उनको आगे लाया जाए। इस साल पेश हुए अंतरिम बजट में स्कूली शिक्षा के लिए 2024-25 के दौरान 73,498 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जो अब तक का सर्वाधिक आवंटन है। स्कूली शिक्षा के बजट में 2023-24 के मुकाबले करीब 20% की वृद्धि की गई। वहीं उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन 47,619 करोड़ रुपए था, जो 2023-24 के मुकाबले करीब 8% अधिक है। आगामी बजट से उच्च शिक्षा सस्ती और सर्वसुलभ होने की उम्मीद की जा रही है।
The country's knowledge ecosystem, that is the education sector, has huge expectations from this third term budget by the Modi government. When we talk about expectations, we are expecting from the perspective of the parents of the youth of our country, because they need to afford education. So there are two expectations. One is reduce the cost of education, provide GST refund to the education sector, or make it zero GST. आगामी बजट में उम्मीद की जा रही है कि शोध और नवाचार सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। वित्त मंत्री ने इस साल अंतरिम बजट पेश करते हुए टेक्नोलॉजी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के जय अनुसंधान स्कीम की घोषणा की थी। इसके अलावा पिछले साल संसद ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक 2023 को भी पारित कर दिया था। इसके तहत देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 5 साल में 50,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे तमाम विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और शोध संस्थानों में नवाचार की संस्कृति विकसित होगी। उच्च शिक्षा में खास करके शोध की बड़ी आवश्यकता है, ताकि वो नए विचार सभी सेक्टर्स में आ सकें। आप हेल्थ को भी डेवलप नहीं कर सकती हैं अगर आपके हेल्थ में रिसर्च ना हो, एजुकेशन को नहीं, रोड ट्रांसपोर्ट को नहीं, किसी भी सेक्टर को नहीं, सभी में रिसर्च की आवश्यकता है। मुझे लगता है रिसर्च पर जोर होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने की बात कही गई है, जो गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा व्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि शिक्षा नीति की भावना के अनुरूप आगामी बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए पर्याप्त राशि आवंटित की जाएगी। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।